तो भारत बंद की सबसे हाहाकारी तस्वीरें आपको हम बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक कैसे जनता त्रस्त होती रही, ये तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाली मेन सड़क का आप हाल देखिए। आपको एक के बाद एक एरोज में हम दिखा रहे हैं कि इस सड़क पर हाल क्या हुआ। जरा इमेजिन करिए कि अगर आप इस तस्वीर का हिस्सा होते, यानी जो भीड़ आप यहां पर लंबी कतार जो आप गाड़ियों की देख रहे हैं, इनमें से किसी एक गाड़ी में अगर आप बैठे होते, 3 किलोमीटर लंबा ये जाम जो इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, आप अंदाजा लगाइए कि अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस तरह से इस गाड़ी में बैठना पड़ जाए जो इस कतार में इस वक्त मौजूद है, तो क्या बीतेगी आप पर। लेकिन ये हाल देश के बहुत से लोगों का हुआ। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जो लोग निकले थे आज सुबह, उन्हें किस परेशानी से जूझना पड़ा, ये तस्वीरें साफ तौर पर इस वक्त बता रही हैं। कोई दफ्तर जा रहा होगा, कोई अस्पताल जा रहा होगा, किसी को शहर से बाहर कोई जरूरी काम रहा होगा, किसी से मिलना होगा, अपने परिवार के पास पहुंचना होगा, किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी होगी, या फिर अगर रूटीन जॉब भी होगा, तो भी आप सोचिए कि आखिर देश के एक आम इंसान को इस तकलीफ से क्यों गुजरना पड़े। आखिर सरकार और किसानों के बीच जो टकराव जारी है, उस टकराव से देश का एक आम आदमी क्यों परेशान हो, क्यों पिसता रहे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने वाला आपको कोई नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र में आपको जाम तंत्र की तस्वीर दिखाई दे रही है। किसान आंदोलन से उपजे जाम तंत्र की तस्वीर। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया और उसकी वजह से जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। जो तांडव हुआ भारत बंद के दौरान, उसकी एक तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। यह है बेंगलुरु से, जहां भारत बंद के दौरान डीसीपी के पैर पर कार चढ़ा दी गई। आप ये तस्वीर देखिए पहले एक बार और खुद सोचिए कि क्या इस तरह की अराजकता को कोई भी जगह देश में, लोकतंत्र में दी जा सकती है। एक ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पर वहां पर तैनात है, प्रदर्शनकारियों से जो हालात पैदा हो रहे हैं उन्हें संभालना है। डीसीपी धर्मेंद्र मीणा के पैर पर इस तरह से यह गाड़ी चढ़ा दी गई। तस्वीरें आपके सामने। डीसीपी धर्मेंद्र मीणा ने कार को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी ने कार तेज कर दी और डीसीपी के पैर पर यह पहिया चढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन हिम्मत देखिए आप कि ऑफिसर यूनिफॉर्म में आपके सामने खड़ा है, अराजकता ना हो उसे रोकने के लिए वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई परवाह नहीं और गाड़ी को रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। तो भारत बंद के दौरान पूरे देश से ऐसी ही कई तस्वीरें सामने आई। देश के कई शहरों की रफ्तार रुकी रही। किसानों के समर्थन में यह बंद बुलाया गया, लेकिन भारत बंद की आड़ में हुआ क्या क्या, सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए। किसी डॉक्टर को मरीज के पास जाना था, किसी मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचना था, किसी को कोई इमरजेंसी थी, किसी को पुलिस थाने पहुंचना था, किसी को दफ्तर पहुंचना था, लेकिन क्या कोई कहीं पहुंच पाया? और अगर पहुंचा भी तो कितना समय उनको लगा, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। भारत बंद पर मिनट टू मिनट, शहर टू शहर रिपोर्टिंग आपके सामने। हो गया सर, 4 बजे खत्म हो गया भारत बंद। कितना सक्सेसफुल रहा सर? क्या मैसेज देने में आप बोल रहे हैं? ठीक रहा। किसान कानून हटाने की मांग तो कुछ हद तक समझ आती है, लेकिन टिकैत साहब इसके लिए पूरा भारत बंद कर दे और फिर कहे कि बंद ठीक रहा, तो ये तो बेईमानी हुई। क्योंकि ये कितना ठीक रहा जरा आप खुद देख लीजिए। भैया कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हैं आप? डीटीसी डिपो से, कालकाजी डिपो से। कितना जाम मिला आपको आज किसान प्रोटेस्ट को लेके? बहुत जाम मिला, कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे हो गए खड़े खड़े बस में, उसमें जाम में जाम ही जाम है। सुबह मॉर्निंग में निकला था, तब भी जो मात्र आनंद विहार से लेकर विनोद नगर का रास्ता है, मात्र 10 मिनट का, मुझे 1 घंटा लग गया आनंद विहार पहुंचने में। अच्छा, मुश्किल से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कितना जाम मिला? जाम तो लगा हुआ है उधर को। वो फ्लाईओवर भी बंद कर रखे हैं। बंद कर दिया? हाँ, इधर 2 लोग, वो बाइक को 2-2, 3-3 लोग ऐसे चढ़ा रहे हैं गड्ढे। अच्छा, गड्ढा ही कर रखा है। आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई इधर जा रहा हूँ, ये मैक्स वैशाली हॉस्पिटल है ना, हॉस्पिटल में जा रहे हैं आप? भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना है, और किसान की प्रोटेस्ट की वजह से आपको कितनी असहजता हुई है, कितनी दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? मैं भैया गाजियाबाद से आया हूँ जी, लालकुआ से जी, और दिल्ली गया हूँ और दिल्ली से आया हूँ। जिस काम में मुझे कभी 1.5 से 2 घंटे लगते थे ना आना जाने में, आज कम से कम 4 से 5 घंटे मेरे खराब हो रहे हैं जी। और इनकी वजह से इतने परेशान है ना पब्लिक और हम लोग कि सारे काम धंधे की सबकी ऐसे हुई पड़ी है।
जी, अब पब्लिक क्या बहुत कहना परेशान चाहेंगे है। सरकार से, प्रशासन से, उनसे क्या बात देखो करनी ये धंधा वना तो कुछ है नहीं, ये तो खाली अपना उल्लू सीधा करना है इनको, बाकी कुछ है नहीं इसमें। जी। ये तो एक खाली इनकी वो ये पॉलिटिक्स वाली बात है। किसी को अस्पताल जाना था तो किसी को दफ्तर, किसी को स्कूल जाना था तो किसी को बैंक, लेकिन समय पर पहुंच न पाए। जाम की वजह से 5-5 घंटे सड़क पर फंसे रहे और आप कह रहे हैं कि भारत बंद ठीक रहा। आम जनता को भाई जिस दिन भारत बंद रहे उस दिन आम जनता घर पर आराम करना चाहिए। बहुत जरूरी काम होता है, चीजें लोग तो निकलते चले जाओ भाई, हम क्या बने कर रहे हैं। क्यों टिकैत साहब, क्यों हम घर पर क्यों रहे? एक दिन की कमाई क्यों छोड़े? उस एक दिन अगर किसी डॉक्टर के घर रहने पर कोई मरीज गुजर जाएगा तो क्या उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? इसे लेकर भी राकेश टिकैत अपनी दलील दे रहे हैं, पहले वो सुनिए। डॉक्टर भी था सर उसमें, डॉक्टर था, वो कह रहे मुझे क्लिनिक जाना है, मुझे जाने नहीं मिल रहा है ऐसे। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं था, कैमरे पे था सर, मेरी सही बात है। सबको जगह दी सबको। अगर कोई डॉक्टर था तो सबको जाने दिया। अब टिकैत साहब का सामना होगा सच से, वो सच जो ठीक उसी जगह घटा जहां से चंद मीटर की दूरी पर वो बैठे थे। मुझे भी उधर क्लिनिक जाना, यशोदा हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, मुझे क्लिनिक जाना, वहाँ 4-5 पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी देखा हूँ, यहाँ पे भी 2-3 पेशेंट सब सीरियस हैं, मैं कैसे करूँ? भारत बंद के नाम पर पूरे देश को रोक कर रख दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इस डॉक्टर को मरीजों का इलाज करने जाना था, कुछ मरीजों की हालत गंभीर थी, लेकिन टिकैत साहब की जिद बड़ी थी, नहीं जाने दिया। काफ़ी लोग बाहर परेशान थे, ठीक है, सही में बाहर था तो कई गाड़ी वाले, बाइक वाले वो कह रहे कि जी इस तरह से कैसे चल पाएगा, अगर डेली सड़क जाम हो जाएगी तो हम कैसे काम नहीं, करेंगे। नहीं, वो तो 3-4 घंटे के लिए करा था। सर सुबह से 6 बजे से शुरू थी, सिर्फ 4 बज के 14 घंटे तो कह रहा था कि इंगे क्या लेने जा रहे थे लोग। जब बंद था तो सब लोगों को भाई, जब लॉकडाउन लगता है एक दिन के लिए मदद और कष्ट सबको झेलना चाहिए। आज ये क्यों कष्ट करें? आपकी लड़ाई सरकार से है, किसान कानूनों को लेकर आपका डेडलॉक कृषि मंत्री के साथ है, करना है तो उनसे बात करिए। आम जनता को अपनी जिद की वजह से भारत बंद में मत झोंकिए। कोई अपना जरूरी काम आपके भारत बंद की वजह से क्यों छोड़े? इस भारत बंद का असर सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों में ही नहीं दिखा, बल्कि देश के कई शहरों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना की ये तस्वीर देखिए, यहाँ किसानों के नाम पर बुलाए गए भारत बंद में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि आम आदमी परेशान हो गया। एक महिला को थाने जाना था, लेकिन बंद के सामने वो बेबस थी। परेशानी होती है सर, बहुत परेशानी है, जाने में तो बहुत परेशानी। यहाँ पर देखिए, कहाँ जाना था? थाना जाना है, थाना से लिया है भाषण और वापस जा रहा है लेडीज पुलिस वाला थाना में। कौन दो थाना बोलता है? महिला थाना में केस करने जा रहे हैं, नहीं जाने दिया जा रहा। मोबाइल चोरी हो गया है, नहीं जाने दे रहा है। इस बंद की वजह से कितना बुरा मंजर था, अब वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा लीजिए। ये दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जाम न लगे इसीलिए इसे मल्टी लेन बनाया गया है, लेकिन यहाँ जाम की वजह से 14 लेन में गाड़ियां फंसी रही। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आम आदमी परेशान रहा, पूरे देश की रफ्तार थम गई। भारत बंद की वजह से न जाने देश भर में कितने हजार करोड़ का नुकसान हो गया, और टिकैत साहब कह रहे हैं कि भारत बंद सफल रहा। अगर लोगों की परेशानी जानते हुए भी राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं तो ये मान लिया जाए कि उन्हें लोगों की दिक्कत परेशानी से लेना देना ही नहीं है। क्या उन्हें सिर्फ अपने पावर शोकेस की पड़ी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता ये कहते हैं कि सरकार अड़ी हुई है। सरकार का यह कहना है कि किसान टस से मस नहीं हो रहे, और इस बीच बड़ा सवाल यह है कि इस टकराव का नुकसान आखिर एक आम इंसान जो मेहनत से कमाई कर रहा है वो क्यों झेले। हम आपको ये दिखाते हैं कि किसान आंदोलन से नुकसान कितना हुआ है, कितना इस आंदोलन के दौरान नुकसान हुआ। इस आंकड़े से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। माल ढुलाई में 50% से ज्यादा समय लगा, तो कितना वक्त बर्बाद हुआ ये आंकड़े इस वक्त आपको बता रहे हैं। और यहीं पर यह बात खत्म नहीं होती, लॉजिस्टिक की लागत 8 से 10% बढ़ी
बढ़ी है और इसका नतीजा क्या, जो सामान अब तक पहुंचता है उसके दाम यकीनन बढ़ेंगे क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट जो इसको मिलता है उसकी कॉस्ट 8 से 10% बढ़ गई है। इस साल तीसरी तिमाही में 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्या किसी को इस नुकसान की चिंता है? सड़क, टोल प्लाजा, रेलवे को रोकने की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है। अलग अलग एजेंसीज इसको लेकर अलग अलग अनुमान देती हैं, लेकिन जो ये आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं इसकी वजह से जो छोटे लोग हैं, जो छोटे व्यापारों में लगे होते हैं, उनकी जेब पर जबरदस्त बोझ पड़ा है। चाहे वो कपड़े से जुड़े लोग हैं, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाले, साइकिल, स्पोर्ट्स कंपनीज, इन्हें जबरदस्त नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है। वहीं वैश्विक खरीदारों में हमारे भरोसे को नुकसान पहुंचा है क्योंकि समय पर आप सामान डिलीवर नहीं कर पा रहे, डील्स ठीक तरीके से अगर फंक्शन नहीं हो पा रही हैं तो यह भी अपने आप में भरोसे को एक नुकसान पहुंचाता है। लेकिन एक दिन में इस बंद से कितना नुकसान होता है, इसे लेकर सीआईआई की तरफ से जो अनुमान है उस पर भी एक नजर डालिए। इकोनॉमी को करीब 25 से 30 हजार करोड़ का नुकसान मात्र एक दिन में। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ईगो पर आकर बात अटक गई है, गतिरोध बना हुआ है, टकराव बना हुआ है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा। बंद से हुए असर की भरपाई हो ही नहीं पाती है क्योंकि जब इस नुकसान की चिंता ही किसी को नहीं है तो भरपाई के बारे में आखिर सोचेगा कौन? होटल, रेल, बस सेवा, ये सब कुछ इस दौरान बंद है जिसकी झलक आपने आज भी दिन भर देखी, लेकिन इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो पाती और जो लोग सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं उनके बारे में कभी कोई बात भी नहीं होती। सरकार को मिलने वाला टैक्स तक चला जाता है और जिस तरह से हम आपको ये आंकड़े बता रहे थे कि एक तरफ सरकार को मिलने वाला टैक्स जाता है, वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो सीधे तौर पर छोटे छोटे प्रोफेशन से जुड़े हैं, अपना काम करते हैं, लघु कुटीर उद्योग चलाते हैं, उनके लिए ये जबरदस्त नुकसान है। कानून वापसी को लेकर किसानों ने ये बंद बुलाया, लेकिन इसकी आड़ में राजनीति भी होती रही। कैसे किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, अब आपको वो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले किन किन पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है आपके सामने। कांग्रेस, एनसीपी, इन्होंने सपोर्ट दिया है आंदोलन को। इसके अलावा टीएमसी, आरजेडी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीडीपी, जेडीएस, लेफ्ट पार्टियां, इन सब ने आंदोलन को सपोर्ट दिया है। आंदोलन का सपोर्ट दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि क्या मोदी विरोध में ये सपोर्ट है, क्योंकि तमाम विपक्ष जिस तरह से आकर वहां पर खड़ा है, सवाल ये भी उठता है कि जब जब किसानों के हितों की बात होती है उस समय आप क्यों राजनीति से ऊपर उठकर बात नहीं कर पाते। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि कहां कहां इन पार्टियों ने किसानों के नाम पर भारत बंद को पूरी तरह से पॉलिटिकल बना दिया। कहीं पर नेता किसान यूनियन से भिड़ गए तो कहीं पर प्रदर्शन के दौरान किसान दिखाई ही नहीं दिए। पटना, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, पूरे देश में किसानों के नाम पर प्रदर्शन किया गया, पूरे देश को बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि किसानों के नाम पर इस प्रदर्शन में किसान दिख कहां रहे हैं। पटना में आरजेडी ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। बंद को सफल बनाने के लिए आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। हद तो तब हो गई जब आरजेडी किसानों के प्रदर्शन को ही हाईजैक करने में लग गई। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह पटना के डाक बंगला चौराहे पर किसानों के नाम पर प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन किसान महासभा के कार्यकर्ताओं को ही रोकने लगे। नेताजी कह रहे थे कि यहीं पर प्रदर्शन करो, लेकिन किसानों को कहीं और जाना था। हम लोग कल करते हैं, मैं कर रहा हूँ, नहीं कर करता है, कर करता है। आपको नहीं क्या फालतू टपट के मत बोलिए, टपट के मत बोलिए, हाँ टपट के मत बोलिए, समझे? नेता मत बैठिए।
अब इसे क्या ही कहा जाए, किसानों के लिए प्रदर्शन करने आए थे और किसानों पर ही धौंस दिखाने लगे। नेताजी तेजस्वी जी ने समझाया नहीं था कि प्रदर्शन करने क्यों जा रहे हैं। पटना का सबसे व्यस्त चौराहा आरजेडी के झंडों से पट गया था। लोगों की परेशानी को दरकिनार करके नेताजी धरने पर बैठ गए और दलील क्या दे रहे हैं जरा वो भी तो सुनिए। लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, लोग स्वतः मदद कर रहे हैं। जो अनजाने लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है जो कानून क्या है, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। नेताजी, आप कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो रही, या तो आपकी नजरें कमजोर हैं या फिर आप देखना ही नहीं चाहते। पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही बच्चों से भरी एक स्कूल बस घंटों तक फंसी रही। बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, बच्चों को घर जाना था, भूख लगी थी, दोपहर का खाना खाना था, और आप कह रहे हैं कि परेशानी ही नहीं हो रही। इतना ही नहीं, जरा ये भी तो देख लीजिए। नेताजी, अब जरा ये बताओ कि क्या आपको पता नहीं है कि आप किसके समर्थन में चक्का जाम करने आए हैं? आपको इल्म नहीं था कि आप किसानों के लिए सड़क पर उतरे हैं, ना कि अपने नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए। कार्यकर्ताओं से तो सवाल हो गया, अब जरा तेजस्वी यादव से भी एक सवाल का जवाब ले लें। किसानों के भारत बंद का तो समर्थन कर दिया, लेकिन आप कहां हैं जनाब? आपके कार्यकर्ताओं ने जो सड़क जाम किया है, उससे जनता बीच सड़क पर गर्मी में मरती रही, लेकिन आप कहां थे? क्या एसी कमरे में टीवी पर अपने कार्यकर्ताओं की कारस्तानी देख रहे थे? किसानों के लिए ये कैसा समर्थन? अब इसे किसानों की आड़ में राजनीति ना कहें तो क्या कहें? भोपाल में किसानों के नाम पर भारत बंद करवाने निकले कांग्रेस कार्यकर्ता, वहां दिग्गी राजा भी पहुंचे, लेकिन यहां भी किसानों से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। किसानों की बात से ज्यादा यहां राजनीति की बातें हो रही हैं। किसानों के नाम पर जो मंच बनाया गया, वहां से बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है। जैसा कि राहुल गांधी जी ने आज से 6 साल पहले कहा था कि ये मोदी शाह सरकार जो है सूट बूट की सरकार है, मतलब बड़े बड़े उद्योगपतियों की, लाखों करोड़ वाले व्यापारियों की ये सरकार है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो दिग्गी राजा ये बताएं कि आप यहाँ किसानों के समर्थन में आए थे या फिर अपनी राजनीति चमकाने? यहाँ भी एक सवाल राहुल गांधी जी से। सुबह सुबह ट्वीट करके ऐलान तो कर दिया कि आज भारत बंद है, लेकिन क्या सोचा था कि जो लोग जाम में फंसे हैं वो कितने परेशान हैं? किसानों के समर्थन में कम से कम सड़क पर ही उतर आते तो लगता कि हाँ, सच में किसानों के प्रति सहानुभूति है, लेकिन नहीं। दिल्ली में तो चिलचिलाती धूप निकली थी। कैसे निकलते जनाब? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी भारत बंद का असर देखा गया, लेकिन यहाँ भी किसान कम और राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा दिख रहे थे। ये देखिए, लेफ्ट पार्टियों का झंडा, कांग्रेस का झंडा, किसानों के बहाने राजनीति चमकाने निकल पड़ी राजनीतिक पार्टी। यहाँ रूलिंग पार्टी शिवसेना ने किसानों के भारत बंद का समर्थन कर दिया, लेकिन सवाल तो ये है कि पहले ही जाम से जूझ रही मुंबई का भारत बंद में क्या हाल हुआ? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तो घर से निकलते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत फर्राटा मारते उनके काफिले की गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन जो जनता जाम में फंसी है, जिसका आज दफ्तर छूट गया, कितनों के एक दिन की सैलरी कट गई, ऐसे लोगों की समस्या का क्या समाधान है? देश भर में किसानों ने भारत बंद बुलाया, लेकिन कई शहरों में यही तस्वीर देखने को मिली। किसान कम, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ज्यादा। ऐसा लगा मानो किसानों के भारत बंद को राजनीतिक तरीके से हाईजैक कर लिया गया। पटना से साकेत कुमार, भोपाल से गोविंद गुर्जर और मुंबई से शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।
तो देखा आपने कि कैसे शहर शहर किसानों के नाम पर ये नेतागिरी चलती रही। अब आपको कुछ किसानों से हम मिलवाते हैं जो हमें सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नहीं मिले। ना ही ये किसान सड़कों पर मौजूद थे, ना ही नारेबाजी कर रहे थे, ना ही प्रदर्शन का हिस्सा थे। ये किसान हमें वहां मिले जहां किसान अक्सर पाए जाते हैं। किसान मंडी में अपनी सब्जियां बेचने ये पहुंचे थे। हरियाणा का ट्रक आज़ादपुर मंडी पहुंचा है और इसमें भिंडी है। भिंडी की खेती करते हैं आप? भिंडी की खेती करते हैं। कितनी भिंडी लेकर आए, क्या रेट जाएगी? रेट का तो ये पता लगेगा, 20 रुपए किलो भी रह जा, 15 रुपए किलो भी रह जा। अच्छा, भिंडी ही उगाते हैं? भिंडी है, धान है, और चीज़ भी है कई। अच्छा, एक चीज़ बात समझाइए, आज भारत बंद है, तमाम जो किसान हैं उन्होंने बॉर्डर बंद कर रखे हैं, तो आप उनका समर्थन नहीं, साथ नहीं दे रहे हैं क्या? वे किसान नहीं है जी, वे किसान नहीं है। किसान के पास टाइम ही नहीं है, कहीं धरना करे या कुछ करे, उनके पास कोई टाइम ही नहीं है। वे किसान नहीं है, वे आतंकवादी हैं सारे। मतलब ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चाहे वो गाजीपुर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, वो किसान नहीं है? किसान नहीं है, वे कोई भी किसान नहीं है उनमें। किसान अपना काम कर रहा है? किसान सब अपना काम कर रहा है। आप कहाँ के आप हरियाणा में कहाँ से हैं? सोनीपत। सोनीपत। और कितने सालों से यही भिंडी का काम, दूसरी खेती कर रहे हैं? हमारे पिताजी वगैरह से करते आते हैं, 45 साल मेरी उम्र होगी जी, मैं तो जब से देख रहा हूँ अपने खेती कर रहे हैं। अभी जो परिवार के दूसरे बच्चे हैं वो भी खेती से जुड़े हुए हैं? जो पढ़ लेते हैं बाहर चले जाते हैं, वे अपने नौकरी कर रहे हैं, बाकी किसान तो खेती। आप जो तीनों कानून, कृषि कानून बनाए गए, उनके समर्थन में आप? हम उनके समर्थन में। हाँ। जो लोग समर्थन में नहीं है उन्हें आप किसान नहीं मानते? वे किसान ही नहीं है, किसान को तो अपना काम करना है। क्या सड़कों पे किसान के घर में तो पंखा तक होता नहीं, एसी चला के होटलों में लौट रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, ऐपबाजी कर रहे हैं, रोज दारू पी के हल्ला कर रहे हैं। चलिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये किसान हरियाणा के सोनीपत से आए हैं और भिंडी लेकर यहाँ पर पहुंचे। भिंडी की खेती है। आज भारत बंद है, इसलिए ये तस्वीर महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से जो किसान है वो अपना काम कर रहा है। वो इस भारत बंद के साथ नहीं है, बल्कि अपनी जो फसल है उसे लेकर आज़ादपुर मंडी में बेचने के लिए आया है। ये वो किसान है जिनका इस भारत बंद से कोई लेना देना नहीं है, और वो उन लोगों को किसान भी नहीं मान रहे जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ अनुज मिश्रा जुड़ गए हैं। अनुज, देखिए, हमने अलग अलग तस्वीरें यहां पर दिखाई कि एक किसान जो सब्जी मंडी में मौजूद है वो क्या कह रहा है, जो भीड़ आज सड़क पर जाम में फंसी रही उन लोगों के अपने अनुभव हैं, और उनसे अलग एक तस्वीर राकेश टिकैत से जुड़ी हुई है जो ये कह रहे हैं कि लोग घरों से बाहर क्यों निकले। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार और किसानों के बीच जारी टकराव का खामियाजा एक आम आदमी क्यों भुगते जो अपने काम के लिए, जरूरतों के लिए घर से बाहर निकला है, और किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बताइए हमारे दर्शकों को, आज जब आप दिन भर सड़क पर मौजूद थे, आपने किस तरह की तस्वीरें देखी, और ये तस्वीरें क्या सवाल आज डिस्कोर्स के लिए सबके सामने रखती हैं? जो निश्चित तौर पर यही सवाल जनता भी उठा रही है। जो लोग सड़कों पे फंसे हुए थे उनका एक ही सवाल था कि अगर किसान और सरकार के बीच में कोई मतभेद है, उनकी बात आपस में नहीं बन पा रही है कृषि कानून को लेकर, तो वो बात करे, बीच का कोई रास्ता निकाले। उसका खामियाजा आम जनता क्यों भोगे? जिस तरीके से कुछ लोगों को हमने देखा इस आंदोलन को लेकर, इस भारत बंद को लेकर, गाज़ियाबाद की अगर बात कीजिए जाए तो गाज़ियाबाद से दिल्ली का जो रास्ता आता है, तमाम जगहों पर डाइवर्जन था, तमाम जगहों पे बंद था, जिसकी वजह से कई लोग जो हैं घंटों तक घूमते रहे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने दफ्तर जाना था, जरूरी काम के लिए जाना था, अपने व्यापार से संबंधित जाना था, लेकिन वो जा नहीं पा रहे थे। कई लोगों के फ़ोन हमारे पास आ रहे थे, उन्हें ज़रूरी काम से जाना था, डॉक्टर के दिखाने के लिए जाना था। वो हमसे पूछ रहे थे कि किस रास्ते से निकले, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जाम था, निश्चित तौर पर उन्हें घंटों तक फंसे होने की आशंका थी। और कई लोग हमें ऐसे दिखे जिनका रास्ता महज 10 मिनट की दूरी पर था, लेकिन 1 से 1.5 घंटे बीत जाने के बाद भी वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सके। और इसी वजह से वो सवाल पूछ रहे थे, सवाल ये पूछ रहे थे कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन, और निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही तय भी करनी चाहिए। क्योंकि अगर कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच में नहीं बन पा रही है, तो जाहिर सी बात है, बात करें, ऐसे में आम जनता जो है उसे परेशान न करे। और जनता सवाल पूछ रही है,
हमने देखा अगर हम बात करें गाजीपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, हालांकि इस वक्त की तस्वीरें बिल्कुल जुदा हैं। सुबह के वक्त ये पूरा रास्ता पूरी तरीके से पैक था, टस से मस नहीं हो रहा था। लोग जो है घंटों तक फंसे हुए थे, लोगों को जरूरी काम से जाना था। लोग बार बार यही कह रहे थे, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि आज भारत बंद है। उनका ये कहना था कि अगर ऐसी बातें थी तो उन्हें पता होना चाहिए था ताकि वो समय से निकलते। तो निश्चित तौर पर जनता जो थी वो पूरी तरीके से आज सड़कों पर परेशान दिखी। अनुज, आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार ये तस्वीर आप फुल स्क्रीन दोबारा से लगा दिखाइए, जब हम दिल्ली और गुरुग्राम की बात कर रहे हैं और 3 किलोमीटर ये लंबा जाम लगा रहा जिसमें लोग फंसे रहे। मैं क्यों बार बार आपको इस तस्वीर की तरफ ले जा रही हूं, देखिए एरोज से हमने आपको अलग अलग लेन दिखाई हैं। लेन 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लेन आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन 14 लेन होने के बावजूद लोग मजबूर है जैम में फंसे रहने के लिए। क्यों ये सवाल मैं बार बार आपको पूछ रही हूं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर आप इस तस्वीर का हिस्सा आज के दिन में होते, यानी अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, वो इन परिस्थितियों में फंस गई है, सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। कोई इंसान जिसको अचानक प्यास लग गई, उसके पास गाड़ी में पानी मौजूद नहीं है, उसकी क्या हालत होगी, वो कहां जाएगा। कोई बच्चा इसमें फंसा हुआ है, कोई बुजुर्ग अगर इसमें फंसा हुआ है जिन्हें इमीडिएट किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, वो किससे मदद मांगेंगे और कौन इस परिस्थिति में मदद करने के लायक होगा। किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को दफ्तर में जरूरी काम हो सकता है, किसी को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कोई जरूरत हो सकती है। वो सारे लोग आज आपको सड़क पर यहां पर बंधक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार और किसानों के बीच बात बन नहीं पा रही है। 8 महीनों से एक डेडलॉक बना हुआ है, बैठकों पर बैठकें हुई और वो बैठकें कामयाब नहीं हो पाई। और अनुज, इसीलिए सवाल ये उठता है कि भारत बंद की एक स्ट्रैटेजी संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई सरकार पर दबाव क्रिएट करने की, लेकिन सवाल यहीं से बड़ा खड़ा होता है कि जिस दबाव को पैदा करने की आप कोशिश कर रहे हैं, क्या वो दबाव इन तस्वीरों के बाद बनेगा, और अगर बनता भी है तो उससे हासिल क्या होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज भारत बंद के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई थी संयुक्त किसान मोर्चा के जरिए, लोगों का सवाल ये था, जो लोग थे सड़कों पर, उनका ये कहना था कि अगर आपको किसी तरीके का विरोध करना है तो उसके लिए आपको एक समय सीमा तय करनी चाहिए। पीक आवर्स, वर्किंग डे में इस तरीके की चीज़ें करने से आखिरकार कौन परेशान हो रहा है? जनता परेशान हो रही है। और यही वजह है कि जनता की सहानुभूति जो हमने देखा कि जनता की सहानुभूति कहीं ना कहीं जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उनके प्रति नहीं दिखी। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि भाई इस तरीके से लगातार होता आ रहा है। हम कई बार ऐसी तरह से सड़कों पर बंधक बने हुए दिखे, कई बार हम सड़कों पर इसी तरीके से ट्रैफिक का सामना करते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं जनता की जो सहानुभूति थी वो किसानों के प्रति नहीं। देखिए अनुज, सीधी बात यह है कि सवाल यहाँ पर कई हैं। किसानों की परेशानियों का समाधान होना चाहिए, इस बात से कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या वो आम आदमी की परेशानी की कीमत पर होगा, सवाल ये है। अब एक तस्वीर हम आपको और यहाँ पर बताना चाहते हैं। भारत बंद से हुए नुकसान के आंकड़े भी आपने स्क्रीन पर देख लिए, लेकिन किसान आंदोलन से देश को अभी तक कितना नुकसान झेलना पड़ा है, हम आपको एक ऐसे प्रदर्शन के बारे में बताते हैं जिससे प्रदर्शनकारियों को भी सीखना चाहिए, क्योंकि ये कहानी है दुनिया के सबसे अच्छे प्रदर्शन की। ये प्रदर्शन का ऐसा तरीका था जिससे मांगे न सिर्फ मानी गई बल्कि 1 रुपए तक का नुकसान नहीं हुआ। जापान में एक जूते की फैक्ट्री में कई दिन से लेबर मांग कर रहे थे। फैक्ट्री के मालिक उनकी मांग सुन नहीं रहे थे और ऐसे में मजदूरों ने एक अनोखी स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक के दौरान ना तो फैक्ट्री बंद हुई, ना किसी तरह की झड़प हुई, ना कोई चक्का जाम हुआ, ना आगजनी। फैक्ट्री के मजदूरों ने 1 पांव का जूता बनाना शुरू कर दिया, यानी जोड़ी में नहीं बल्कि सिंगल जूता बनाना शुरू कर दिया और कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। परेशान फैक्ट्री मालिकों ने आखिरकार मजदूरों की मांग मान ली। इसके बाद दूसरे पैर का जूता बनना शुरू हुआ और इस स्ट्राइक में कोई नुकसान नहीं हुआ, ना तो पैसे का, ना समय का, ना ही किसी मजदूर की एक भी दिन की सैलरी कटी। और ये कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि विरोध प्रदर्शन के नाम पर जो लोग सीधे भारत बंद का ऐलान करते हैं, भारत बंद का आह्वान करते हैं, अगर विरोध प्रदर्शन करना भी है तो उस प्रदर्शन की सूरत भी कुछ ऐसी हो सकती है जिससे बाकी जनता का और देश का नुकसान कम से कम ना हो। तो लोकतंत्र में अब आपसे जुड़ी बेहद अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक तोहफा दिया। आज डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया। इसके तहत देश के सभी लोगों को एक यूनिक आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें उनके स्वास्थ्य से जुड़ी
सभी जानकारी होंगी। इस कार्ड से कई तरह के फायदे मिलेंगे। आज के लिए गए हैं तो आपको साथ में कोई जांच रिपोर्ट या कागज नहीं ले जाना होगा। आपकी सारी जानकारी इस हेल्थ कार्ड में मौजूद होगी। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। तो इसे लॉन्च करते समय प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन अब आपके मन में डिजिटल हेल्थ कार्ड को लेकर कई सवाल होंगे कि ये कार्ड क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इससे क्या फायदे होंगे। तो हम आपको ये भी बता दें, इस कार्ड से लोगों तक डिजिटल हेल्थ मिशन को पहुंचाया जा रहा है, जो अपने आप में एक तरह का पहचान पत्र होगा। यानी इसे आप ऐसे समझिए जिस तरह से आपके पास आधार कार्ड होता है और इस कार्ड में 14 अंकों का नंबर होता है जो रैंडम तरीके से जनरेट किया गया है। कुछ उसी तर्ज पे आधार कार्ड की तरह ये आपका डिजिटल हेल्थ कार्ड है और इसमें एक रैंडम तरीके से नंबर जनरेट हुआ है। अच्छी बात इसकी ये है कि लोग इसे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों से बनवा सकते हैं। अब इसमें खास क्या है वो भी आपको हम बता रहे हैं। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये कार्ड आपको मिलेगा। डिजिटल हेल्थ कार्ड एक तरह का पहचान पत्र भी होगा। इसे आप एक पहचान पत्र की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधार कार्ड जैसा होगा जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आधार के जरिए ये बन सकता है, लेकिन इसके फायदे देखिए हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि इलाज के दौरान आपको रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। यानी आप किसी तरह का लंबा इलाज करवा रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कितने कागज, कितनी रिपोर्ट, कितने डॉक्यूमेंट उसमें मौजूद होते हैं। तो अब आपको ये पूरी फाइल लेकर नहीं चलनी, क्योंकि इस कार्ड के तहत ये सब कुछ मौजूद होगा। तो सीधा फायदा आपको यह है कि आपके कागज डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम यहां पर बचता है। जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं देश के किसी भी कोने में, चाहे वो डॉक्टर, अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटी मौजूद है, आप सीधे ये कार्ड उन्हें सौंप सकते हैं और इस कार्ड के भीतर पूरी जो जानकारी मौजूद होगी उसके जरिए डॉक्टर आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री को देख पाएंगे और आईडी से पहले की बीमारी, इलाज का पता चलेगा। यूनिक हेल्थ कार्ड के जरिए दवाओं की होम डिलीवरी भी संभव होगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो अभी तक की तस्वीर इस कार्ड को लेकर सामने आई है वो आपने सुनी। इस कार्ड के फायदे इतने हैं और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि ये मिशन गरीब और मध्यम वर्ग की दिक्कतों को कम करने का काम करेगा। आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात अचानक ही दिल्ली में बन रही नई संसद भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। कल ही पीएम मोदी अमेरिका से लौटे और शाम को बगैर किसी सूचना अचानक वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने यहां मजदूरों से बात की, पूरे साइट का हाल देखा। वीडियो भी आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट साइट का जायजा ले रहे हैं। साइट पर पीएम मोदी करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे और वहां पर कई लोगों से बात की, अधिकारियों से सूचना ली। समय पे हो जाएगा। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन है जो ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और जो राज्यसभा है। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की?
लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। पीएम के सेंट्रल विस्टा के दौरे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध जताया। ओवैसी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि संसद कार्यालय जो है वो प्रधानमंत्री कार्यालय का डोमेन नहीं है, पीएमओ का डोमेन नहीं है। वो यहां पर बिना लोकसभा स्पीकर के क्यों गए? क्या स्पीकर ने उन्हें वहां जाने की परमिशन दी थी? ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का उल्लंघन है। शायद उन्हें अमेरिका से जाने के बाद जेट लैग हो गया था, वहां एएम हो रहा था, लेकिन पीएम यहां थे। तो प्रधानमंत्री पर इस ट्वीट के जरिए तंज कसा असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसे लेकर एक राजनीति इस लिहाज से भी दिखाई दे रही है कि एक तरफ आप असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट देख रहे हैं तो वहीं कांग्रेस पार्टी से जयवीर शेरगिल ने भी इस पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री यहां पहुंच गए तो किसानों का दर्द उन्हें क्यों नहीं दिखता, किसानों तक वो क्यों नहीं पहुंचते। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपके जहन में कई सवाल आएंगे। मदरसे में 3 से 4 बच्चों को चेन से बांधा गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके पैरों में ये जंजीर बांधी गई है। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला पुलिस तक पहुंचा है। पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कह रही है और घटनास्थल पर मौजूद। और जानकारी के साथ इस वक्त आमिर हक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आमिर, ये वायरल वीडियो है, हालांकि अब दिखाई दे रहा है इस वीडियो में कि पुलिस भी वहां पर मौजूद है और वो इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो कब संज्ञान में आया और अभी भी क्या इस तरह ये वहां पर हो रहा है? ये बच्चों के साथ ये बर्ताव किसने किया, क्या डिटेलिंग इस पर अब तक मिल पाई है? देखिए मीनाक्षी, 2 अलग अलग तरह के वीडियोस हैं। एक वीडियो तो अभी का है जिसमें वर्दी में 2 पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं जंजीरों में बंधे हुए एक बच्चे के साथ में, और उसके अलावा तमाम दूसरे वीडियोस हैं जिनमें मदरसा आज ही के समय में दिखाई दे रहा है, जबकि 2 पड़ोसियों ने शिकायत की थी कि बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आ रही हैं इस मदरसे से, और जंजीरों में बांध के 4 से 5 बच्चों को रखा गया। इस शिकायत को मिलने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची थी, जिसपे कम से कम एक बच्चा जंजीर में बंधा दिखाई दे रहा है। ऐसा वीडियो भी है, इसलिए उसको एविडेंस और प्रूफ माना जा सकता है। इसके अलावा कम से कम 3 वीडियोस और हैं जो शायद अभी से पहले के हैं, क्योंकि सर्दियों के कपड़े, स्वेटर्स और जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे उसमें, लेकिन उसमें और भी चौंकाने वाली बातें हैं। 3 से 4 बच्चे एक ही जंजीर में बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक साथ चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते उतरते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि एक परंपरा सी बनी हुई थी इस मदरसे में कि बच्चों को सजा देने के लिए उनको पनिशमेंट के तौर पर इस तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता था। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है पुलिस की तरफ से। पुलिस की बात सुने तो वो साफ तौर पर कहती है कि उसके संज्ञान में अभी अभी ये वीडियोज आए हैं और पूरी जांच की जा रही है, और उसके बाद ही किसी तरह का कदम उठाया जाएगा। लेकिन बेहद चौंकाने वाली बात, क्योंकि अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके आमिर, ये इन बच्चों की क्या पहचान हो पाई है? ये बच्चे कौन हैं? ये यहाँ पर पहुंचे हैं, इनके पेरेंट्स, इनके अभिभावक को क्या इस बारे में पता था? ऐसा सलूक क्यों हुआ, कैसे हुआ? कई सवाल हैं इस पूरे वीडियो को लेकर, इन पर कुछ जवाब अभी मिल पाए क्या? जी बिल्कुल, तमाम सवाल उठते हैं, और खासतौर से इस मदरसे के मैनेजमेंट के ऊपर भी, क्योंकि अगर प्राइवेट है तब भी कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए जो इसकी देखरेख करे। उसके अलावा अगर कहीं से सरकारी अनुदान मिलता है तो इसका मतलब फिर बहुत बड़ी गलती प्रशासनिक लोगों की है। जो बच्चा आपको पुलिस वालों के साथ जंजीर में बंधा दिखाई दे रहा है उसने जरूर अपनी पहचान बताई है और बताया कि वो बरेली का रहने वाला है, लेकिन तमाम और बच्चे, चूंकि ये रेजिडेंशियल मदरसा मालूम देता है, तमाम ऐसे बच्चे जो आसपास के दूसरे जिलों से हैं उनको लाकर यहाँ रखा जाता था। लेकिन जिस तरह की परिपाटी यहाँ बनती दिखाई दे रही है, बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए, सजा देने के लिए जंजीरों में बांध कर रखना, जाहिर सी बात है बहुत चौंकाने वाला है। और अभी ही पुलिस की जांच की शुरुआत हुई है, तो उम्मीद कर रहे हैं अगले 1-2 दिन में ये निष्कर्ष निकल कर आएगा कि जो केयरटेकर था, जो मदरसे को चलाने वाला व्यक्ति था, जिससे पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, केवल उसी का रोल था या और भी रोल मैनेजमेंट के, प्रबंधन के, मदरसे के इसमें शामिल है। और जाहिर है सरकार इसमें बहुत सख्ती दिखाने वाली है जब भी दोषियों का नाम सामने आए। जी शुक्रिया आपका आमिर इस जानकारी के लिए। लोकतंत्र में वक्त एक ब्रेक का, खबरें आगे जारी रहेंगी।